हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक फर्स्ट पार्ट में देख लिए हैं और ये टेस्ट नंबर हमने कल अपलोड कर दिया था। आई होप कि सब लोगों ने देख लिया। जो भी नए व्यक्ति हैं वो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। मैं लाइक शेयर के लिए तो कभी बोलती ही नहीं, बहुत सारे वीडियो मैंने 50+ अपलोड कर दिए हैं, बट बीच बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि कई बार कहते हैं ना, अपना अधिकार मांग लेना चाहिए। तो इतनी तो उम्मीद और इतना प्यार और आपका सपोर्ट की तो मतलब इच्छा रखती हूँ कि आप अपना सपोर्ट हमको देंगे ही। मैं कुछ कुछ काम भी कर रही हूँ आपके साथ, मैंने शेयर भी किया है और जब लगेगा तो मैं आपके साथ में वीडियो या फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। पर क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ या किसी की पर्सनल फ़ोटो मैं शेयर नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने किया नहीं। बट अगर मुझे लगेगा कि खुशी मिल रही है और आप लोग भी देखेंगे तो फिर मैं शेयर करूँगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। तो आप चैनल को पूरा देख लीजिए। आपको चैनल पे बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और यूपी आर ओ और यूपी स्पेशल के भी पेपर उसी में अपलोड है, ठीक है। कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सेकेंड, सोनार में उच्च आवृत्ति की अपस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट है, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सोनार के बारे में, तो सोनार जिसका पूरा नाम आपका साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है का प्रयोग नवचालकों द्वारा महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसमें उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ना कि अपश्रव्य तरंगों का, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अपश्रव्य तरंगे के बारे में बताया है तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके। और तो इसी मतलब जो ये यहाँ पर पराश्रव्य की जगह अपश्रव्य लिख दिया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और इसलिए केवल ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। तो चले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। हम बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है केस्टोग्राफ, बी साइक्रोमीटर, सी फैदोमीटर या डी रिंगलमैन स्केल। बात करें अगर यहाँ पर कि धुएं का घनत्व को मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है और इसका विकास फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा किया गया था। जबकि साइक्रोमीटर से सापेक्षित आर्द्रता को मापते हैं, केस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि मापी जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन क्यों पड़ा, क्योंकि जो प्रोफेसर मैक्सिमिलियन थे उनका भी नाम मैक्सिमिलियन रिंगलमैन था, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कारण आर कहता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हमारा है ए तथा आर दोनों से तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों से किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट कह रहा है उसमें से क्या सही है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग अधिक है, जिसके कारण भी वहां से पलायन कर जाते हैं। तो आंसर ए हमारा यानी कि कथन ए हमारा सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों से तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, बी पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, सी जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, डी समुद्र का नीला रंग। प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा, लेकिन क्या है वो अगर पूछता है आपको, देखो समीक्षा अधिकारी में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये लॉजिक बेस्ड है और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ये जरूर पूछते हैं प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण परावर्तन। तो इसमें क्या शामिल नहीं है, फिलहाल हमें ये बताना है। आंसर की बात करें तो बैंगनी व नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, जबकि अन्य सभी प्रकाश के अपवर्तन के परिणाम है। तो बी आपका समुद्र का नीला रंग ये इसका उदाहरण नहीं है। बाकी देखिए उदाहरण है अगर पूछेंगे, तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से उठा, जब हम लोग पानी में देखो ऐसे उंगली डालते थे ना, हमें लगता था ना कि हमारी उंगलियां बड़ी हो गई या इस तरीके की लगती थी, वो हम लोग बचपन में करते रहते थे। अभी भी आप पानी में डाल के देखोगे तो आपको खुद ही उसका आइडिया मिल जाएगा।
तो ये वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलें आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा डी है, नहीं पूछा था इसलिए डी है, अगर क्या है तो फिर चारों ही हो जाते। तो आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, समीक्षा अधिकारी में आपने देखा ही, जो फरवरी में हुआ था, ऐसा ही क्वेश्चन एक आया ही था, आप चाहो तो चेक कर लेना। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया रोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक वायरस जनित रोग है। बी, इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। थर्ड, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। या 4, इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर कूट दिया कि उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकेंड, 4, बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी सेकेंड, थर्ड, 4 या डी उपर्युक्त सभी। देखिए बात करते हैं अगर हम यहाँ पर कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और जिसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। हाल ही में इसकी दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO बोलते हैं ने अपनी मंजूरी दी है, जिसका विकास ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया और इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। तो इस तरीके से सेकेंड, थर्ड और 4 हमारे सही हैं, जबकि फर्स्ट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और 4। फर्स्ट हमारा फिलहाल गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ स्थापित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कोल्लम, बी महाबलीपुरम समथिंग ऐसा कुछ लिखा है, सी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, डी कुलशेखरपट्टिनम में। तो आंसर से आइडिया थोड़ा मिल जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ी सी अजीब सी है। हाँ, सी आपका चेन्नई में दे रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुलशेखरपट्टिनम में। लेकिन ये जगह कहाँ है कुलशेखरपट्टिनम, तो ये आपकी तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर ये जगह का नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसी विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है। ऑप्शन है कीट, बी मछली, सी मानव या डी मवेशी। बात करें जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक निजी जीव से दूसरे जीव में होता है। श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, तो अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना किसमें होगी, तो मानव में ही होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया। ऑप्शन है जैव विविधता अधिनियम, बी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, सी प्रोजेक्ट हाथी या डी प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसमें से एक या दो ऑप्शन तो आपको पहले से ही पता ही होंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपका सबसे फर्स्ट में रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बाद में आपका रहेगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि डी, फिर बी। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करोगे तो प्रोजेक्ट हाथी आपका आ जाएगा और जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे तो सबसे लास्ट में आपका जैव विविधता अधिनियम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सबसे बाद में जो आया वो बताना है तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आप में से किसी को भी इनके ईयर याद है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही मैंने जो टिक लगाया है अपने हिसाब से सही है। हालांकि शायद आंसर में भी यही टिक लगा है। ठीक है, तो मुझे एक दो चीज़ें तो बहुत क्लियर पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे फर्स्ट है, फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी आपका सबसे फर्स्ट है। तो आप बताइएगा अपने हिसाब से कि क्या ये सही है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई। ऑप्शन है नई दिल्ली सम्मेलन 2002, बी जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, सी स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 या डी मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005। बात करें तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 के प्रमुख मुद्दे जल व स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि व जैव विविधता थे। गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना इस सम्मेलन में की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। ऑप्शन है ध्रुवीय तथा उपोष्ण,
बी उष्ण तथा उपोष्ण, सी उष्ण तथा शीतोष्ण या डी उपोष्ण तथा शीतोष्ण। अब समीक्षा अधिकारी में इन्हीं बातों में क्वेश्चन को गलत किया था। उष्ण तथा उपोष्ण इस तरीके का कुछ दिया था और हमें वहां पर अपना थोड़ा माइंड लगाना था, तो कई सारे लोगों का क्वेश्चन इसी वजह से गलत हुआ था। बात करें हम अगर क्वेश्चन की, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जो है भारत का 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे हम देखते हैं ना कि ये हमारा प्यारा भारत है इस तरीके से, है ना, ये इधर राजस्थान करके और इधर ये फिर नॉर्थ, तो ये 23.5 डिग्री आपकी इधर राजस्थान गुजरात से होते हुए ऐसे काटती है, तो ये आधा मतलब बराबर भागों में काटती है, वही इन्होंने बताया है। तो यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में। ठीक है, उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध की जलवायु दशाएं प्रदर्शित करता है। सामान्यतः भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा उष्ण तथा उपोष्ण। ओके, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत के तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजा में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई। यह वायरस से प्रभावित होने वाला भारत किस क्रम का देश है? ऑप्शन है तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी छठवां। अब अलग अलग तरीके के आते रहते हैं ना वायरस, तो थोड़ा सा अजीब रहता है उनका प्रोनाउंसिएशन। बात करें तो भारत तिलापिया पावा वायरस से प्रभावित होने वाला तीसरा देश है। इससे पहले चीन तथा थाईलैंड में इस वायरस के संक्रमण के सामने मामले आ चुके हैं और ये वायरस मुख्य रूप से मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है। तिलापिया को गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। तो आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु जनित रोग है। सेकेंड, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। थर्ड, त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। एंड 4 है कि डेंगू का वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी सेकेंड थर्ड फोर, सी थर्ड एंड 4 एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4। बात करते हैं यहाँ पर, अभी डेंगू के बारे में कुछ क्वेश्चन हमने 1-2 सॉल्व ही किए हैं। देखो चारों ऑप्शन ही हमारे सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है, यानी कि जब डेंगू काटेगा तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं वो बताना। ऑप्शन है पक्षी अनिर्थोलॉजी, बी वंशानुगत जेनेटिक्स, सी परजीवी जीव एंटोमोलॉजी एंड डी जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। अब यहाँ पर कोई एक सही सुमेलित नहीं, वो हमें ध्यान से बताना है। पक्षियों का अध्ययन अनिर्थियोलॉजी में, वंशानुगत का अध्ययन जेनेटिक्स में, जीवाश्म अध्ययन पेलियोबायोलॉजी में तथा एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एंटोमोलॉजी में। ठीक है, ना कि परजीवी जीव का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो परजीवी जीव है वो एंटोमोलॉजी बता रहे हैं, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, परजीवी जीव का नहीं। तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित है और सही इसका क्या होगा तो वो आपका पीडीएफ में दिया है, आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए अदरक यानी कि प्रकंद, बी अफीम, अफीम की डंठल, सी सन तना एंड डी लौंग फल। अब इनमें से कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं, वो हमें बताना है। बात करें अगर हम क्वेश्चन की तो लौंग फल से नहीं बल्कि फूल की कली से प्राप्त होता है, जबकि अदरक प्रकंद है, अफीम की डंठल से, सन तने से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि लौंग जो है वो फल नहीं, फूल की कली से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वाल्टर सूटन तथा बोवेरी ने दिया था। सेकंड, डीएनए की दिव्य कुंडलिनी संरचना वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया। थर्ड, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण फ्रेडरिक फैशन ने किया। एंड 4, हमारे शरीर में आनुवांशिक की इकाई जीन है। तो कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड थर्ड और 4, सी आई थिंक यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है एंड 4 है, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 4। बात करें हम क्वेश्चन की
तो देखिए फिलहाल हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई जीन है, अनुवांशिकता की इकाई जीन है, यानी कि 4 हमारा सही है यहाँ पर। ठीक है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत की थी, तो ये देखिए आपका सेकेंड भी सही है। इसके बाद में बात करें गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत वाल्टर सूटन एवं बोवेरी ने दिया था, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, 4 तीनों सही हो गए। जबकि कह रहे हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड 4। ये मैं यहाँ पर टिक इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ से बता दिया आपका सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स की फर्स्ट, सेकेंड एंड 4, थर्ड हमारा ऑप्शन गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। सेकेंड, ये शरीर में सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं, तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। एंजाइम के बारे में बात हो रही है, तो साइंस का आप अगर पढ़ते होंगे तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशेष जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। सामान्यतः एंजाइम उन्हीं स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, ना कि सभी स्थानों पर। इन्होंने यहाँ पर बोला कि ये सभी स्थानों पर अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। ऑप्शन ए टुंड्रा, बी सवाना, सी टैगा एंड डी चैपरल, यानी कि वाज 1, इस तरीके से। तो बात करें टुंड्रा बायोम का वर्धन काल अति लघु यानी कि 50 दिनों से भी कम होता है। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्ष भर सूर्यताप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पतिक विकास भी न्यूनतम होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा लघुत्तम, मतलब जहां का जीवन काल सबसे कम होता है वो हो जाएगा टुंड्रा बायोम। ठीक है, क्योंकि बर्फ रहती है तो वहां पर ज्यादा मौसमी घटनाएं या इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती हैं। बर्फ जमी रहेगी तो आप देखते हैं कि वहां पर घास वगैरह पनपने में उसको दिक्कत होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर कहता है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम देख लेते हैं इसको। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कृषि, उद्योग, आवास, नगरीकरण आदि के लिए भूमि की मांग बढ़ती जाती है। इससे निर्वनीकरण को बढ़ावा मिलता है, जंगल सिमटते जा रहे हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है। ऑप्शन ए AW, बी AS, सी CWG एंड डी AMW। अब आप सोच रहे हैं ये कैसा क्वेश्चन है, जबकि ये आए हुए क्वेश्चन है, आयोग ने ये क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कोपेन के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार CWG कहलाता है। ठीक है, AW आपका उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, यानी कि ए आपका उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। AS आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु, और AMW आपकी लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। आंसर की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के बारे में कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु का प्रकार डिसाइड किया गया है, तो वो फिलहाल आपका CWG यानी कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ओके, चलो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला होता है, यानी कि उसमें सबसे कम पेड़ पौधे ये चीजें पाई जाती है। ऑप्शन ए टैगा बायोम, बी टुंड्रा बायोम, सी रोम सागरी बायोम, या डी स्टेपी घास बायोम। तो आई होप कि इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। आप पहले अपना आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हमने भी इसके पहले 1 या 2-3 क्वेश्चन पहले ही सिमिलर, इसी से मिलता जुलता ही हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, है ना। तो आई थिंक कि आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर की बात करें तो टुंड्रा बायोम हो जाएगा। अब ये क्यों सबसे कम जैव विविधता वाला होगा, क्योंकि इस बायोम का जो विस्तार ही है वो आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय बोले तो जहाँ वर्ष मतलब सूर्य की किरणों का बिल्कुल नाम मात्र का रहती हैं, वो रहती नहीं है, और जिस कारण वर्षा भी नहीं होती। भाई जहाँ पे क्या बोलते हैं कि गर्मी नहीं होगी,
तो गर्मी नहीं होगी तो वहाँ बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि वो मौसम ही नहीं बनेगा अनुकूल, है ना। वर्षा भी ना के बराबर होती है। तथा परमाफ्रॉस्ट यानी कि हिमाकृत धरातल कम से कम 2 वर्षों तक। आदि कारकों से इस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता अति न्यून होती है। जहाँ बारिश होगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े होंगे, घास उगेगी, तो वो वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। और इन्होंने पूछा सबसे कम होगा तो टुंड्रा बायोम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा होने की अधिक संभावना रहती है। ऑप्शन है स्तरीय बादल, बी कपासी वर्षा बादल, सी उच्च कपासी बादल या डी कपासी बादल। बात करें कपासी वर्षा बादल जो होते हैं अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं, इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा होने की अधिक संभावना होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा कपासी वर्षा बादल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सूर्य मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आदित्य L1 की 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया, आदित्य L1 को। बी, इसे PSLV C57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। थर्ड, यह सूर्य तक पहुंचने में 12 दिन लगा, यानी कि इसको सूर्य तक पहुंचने में 12 दिन लगे। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि आदित्य L1 के साथ 4 पेलोड भेजे गए हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर, सी फर्स्ट सेकंड फोर एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। तो देखो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो भारत ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसके लिए PSLV C57 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगा इसको। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हाँ पहुंचने में 125 दिन का समय लगा। एंड इसके साथ ही 7 पेलोड भेजे गए थे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि 6 पेलोड भेजे गए थे आदित्य L1 के साथ में, 4 या 6 पेलोड भेजे गए थे, आई थिंक 6, हाँ 6 प्रिंट है। तो बोल रहे कि 6 पेलोड भेजे गए थे, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 पेलोड भेजे गए, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य के प्रकाश का, जबकि 3 सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा कथन की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, 4 आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ओके, अब देखो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और अभी आने वाले एग्जाम में ये बहुत पूछा जाएगा। अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग फैक्ट को चेक किया जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आरोग्य मैत्री एक एयरलिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। सेकंड, इसकी स्थापना जर्मनी में की गई है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो आरोग्य मैत्री विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, जिसकी स्थापना भारत के गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। यह आरोग्य मैत्री अस्पताल 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा और इसे कहीं भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें पहले ही पता चल गया। इन्होंने कहा कि इसकी स्थापना जर्मनी में की गई है, तो जब ये भारत के गुरुग्राम यानी हरियाणा में, तो ऑप्शन ए हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। निम्न में से किसने इसे हरी झंडी दिखाया। ऑप्शन है अमित शाह ने, बी हरदीप सिंह पुरी ने, सी राजनाथ सिंह ने या डी नरेंद्र मोदी जी ने। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को, एक ये करंट का इसमें मिक्स है बीच में, तो मैंने इसको ले लिया। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कोले अर्धभूमि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कोले अर्धभूमि केरल राज्य में स्थित है। सेकंड, वर्तमान समय में यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैबोम्बो फुरकटा के खतरे का सामना कर रही है। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो कोले अर्धभूमि केरल राज्य में स्थित है। स्थित सबसे बड़ी अर्ध उष्णकटिबंधीय परिस्थितिकी तंत्र है, जो दक्षिण में चलाकुडी नदी के उत्तरी तट से उत्तर में भरतपुझा नदी के दक्षिणी तट तक विस्तृत है। वर्तमान में यह एक प्रकार की एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैबोम्बा फुरकुटा के खतरों का सामना कर रही है, इसी कारण यह वर्तमान में चर्चा में है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जरूर करंट का है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ये पूछा जा सकता है, तो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सेकेंड, इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किए गए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
अगर हम बात करें, देखिए बात करें तो COP28 जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, उससे पहले विश्व के सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा यानी 46 देशों द्वारा डकार घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया, जिसमें उनकी प्राथमिकताओं और उपेक्षाओं को रेखांकित किया गया। तो देखो क्वेश्चन ये जरूर मतलब करंट का था, बट क्योंकि आपका COP28 जो हो चुका है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट स्पॉट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल है? ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, बी लक्षद्वीप, थर्ड पश्चिमी घाट एंड फोर्थ आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब कूट दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बी सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी सेकंड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। बात करें हॉट स्पॉट के बारे में तो देखिए हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में डॉक्टर साल्विया अल ने IUCN के साथ संयुक्त रूप से किया था। हॉट स्पॉट सागर का वह क्षेत्र होता है जहां समुद्री वनस्पति और जीव को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और तथा लक्षद्वीप को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, कह रहे हैं कि दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी ब्यूटिरोमीटर, सी माइक्रोमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि दूध या दुग्ध उत्पाद में वसा की मात्रा को ब्यूटिरोमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि आपको पता है लैक्टोमीटर जो होता है की सहायता से दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता को मापन किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटिरोमीटर। ओके, और माइक्रोमीटर का मैंने खुद ही अपने कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन लगाया या और कई सारी चीज़ों को लगाती रहती हूँ, तो आपको इन चीज़ों में पता चलता रहता है। ठीक है, तो वैसे भी जो भी नया व्यक्ति देखता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो ताकि जितने भी नए वीडियो आते हैं तुरंत आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। ऑप्शन है नलिका, घाटी, अवनलिका, बी अवनलिका, नलिका, घाटी, सी घाटी, अवनलिका, नलिका, या डी नलिका, अवनलिका और घाटी। बात करें अगर यहाँ पर हम तो देखिए मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव होते हैं। कौन से होते हैं? पहले आपका नलिका, उसके पश्चात अवनलिका, तो नलिका, अवनलिका, और लास्ट में आपका आ जाएगा तत्पश्चात घाटी का निर्माण होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 79 क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या बनती है? नलिका, नाली टाइप की बनती है। ठीक है, फिर अवनलिका, फिर जब वो बहुत गहरी मात्रा ले लेती तो फिर वहां पर घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर सम्मिलित नहीं है या सत्य नहीं है वो बता, जब पूछते हैं तो वहां पर आप टिक कर लो ताकि याद रहे। ऑप्शन है घने वृक्ष, बी वृक्षों की बहुरूपता, सी कठोर लकड़ी, या डी अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। तो कह रहे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता में जो शामिल नहीं है वो बताना है। बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के अंतर्गत घने वृक्ष और घने वृक्षों की बहुरूपता आदि है। चूंकि इन वनों की लकड़ियां अत्यधिक कठोर तथा ये वन अत्यधिक दलदली भूमि में सघन रूप से पाए जाते हैं और इनका व्यावसायिक महत्व भी निम्न होता है। तो आंसर की बात करें तो अत्यधिक व्यावसायिक महत्व ये इसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, बी आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, सी जैव विविधता और परितंत्रीय सेवाएं से लाभों को बढ़ाना, या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आपका है आधुनिक जैव तकनीकी तथा उसके संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है। ऑप्शन है वेदिका कृषि, बी वनोन्मूलन, सी उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की तो भारत में मृदा क्षरण का संबंध वनों के कटाव से जुड़ा है। सीढ़ीदार कृषि से मृदा क्षरण में कमी आती है। बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि केवल सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहती है। तो इस प्रकार कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए या कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण आर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे दूर तक दिखाई देता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कूट है हमारा, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो फिलहाल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण वह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल यह बनाया जाता है लाल रंग का बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सेकंड, लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। थर्ड, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। एंड फोर, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर, सी फर्स्ट सेकेंड और फोर, या डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर। बात करें यहाँ पर हम तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इनको यहीं तक रखते हैं, रात कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो फिर बचे हुए क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। अगर उनमें से कुछ हमें स्किप करना होगा तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका थैंक यू।